नमस्कार। हम रीतिकालीन कवि बिहारी के विषय में बात कर रहे थे और पहले दो टॉपिक में बिहारी पर जो बातें हुई उन्हीं बातों को यहाँ आगे बढ़ाने का प्रयास रहेगा कि बिहारी की काव्य प्रतिभा, उनकी कल्पना शक्ति तथा भाषिक शक्ति को लेकर उनकी जो क्षमता है वो उत्कृष्ट है। उन्होंने छोटी छोटी कल्पनाओं को एक जगह एकत्रित करके भाषा की सामासिक पद्धति के द्वारा उनकी अभिव्यक्ति इस प्रकार की कि दो पंक्तियों के पद भी असीमित भावों से युक्त दिखाई देते हैं। इस कल्पना की समाहार शक्ति तथा भाषा की सामासिक पद्धति की प्रशंसा करते हुए तत्कालीन आचार्यों ने इनकी कविता को गागर में सागर भरने की संज्ञा दी है तथा घाव करे गंभीर, जो हम पहले व्याख्यानों में बात कर चुके हैं कि महज दो पंक्तियों में 8 कार्य व्यापारों को कहत नटत रिजत खिजत वाला है अथवा घटनाओं का संकलन बिहारी की प्रतिभा का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। बिहारी की कविता दरबारी प्रयोजन की ही कविता नहीं है। इन्होंने 48 मात्राओं के छोटे छंद दोहे में कल्पना की समाहार और भाषा की सामासिक शक्ति का अद्भुत मेल तैयार किया है। तत्कालीन प्रतिस्पर्धा में उर्दू शेर समानांतर चलते हैं, उसके मुकाबले हिंदी का जो छंद है दोहा, उसको उन्होंने खड़ा किया है। शायरी के वृक्ष छंद को उन्होंने खड़ा किया। आचार्य शुक्ल बिहारी की इसी काव्य कला को प्रगल्भ मानते हैं। जैसे बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करे बोहनी हंसे देन कही नट जाए। दरबारी परिवेश के अनुरूप बिहारी ने इस सामासिक पद्धति को मित कथन शैली की तरह अपनाया, जिसमें वक्रोक्ति, अन्योक्ति तथा रूपक और उत्प्रेक्षा जैसे अलंकारों के प्रयोग से भाषा एक ऐसी कवायद या ऐसी परेड तैयार की जो तत्कालीन आवश्यकताओं के अनुरूप थी। बिहारी का मुख्य ध्यान श्रृंगार और श्रृंगार में भी संयोग पक्ष के चित्रण का ही रहा। संयोग दशा के सूक्ष्म चित्रण के लिए उन्होंने भंगिमाओं पर विशेष ध्यान दिया। आचार्यों ने भंगिमाओं के 3 रूप निर्धारित किए, जिन्हें क्रमशः निश्चेष्ट या चेष्टा रहित भंगिमा, सचेष्ट या चेष्टायुक्त भंगिमा तथा संभोग सूचक भंगिमा का नाम दिया है। निश्चेष्ट जो भंगिमाएं हैं वो अंग प्रत्यंग के माध्यम से स्वाभाविक तथा अनायास रूप में प्रकट होती है। सचेष्ट भंगिमाओं में नायिका अथवा नायक के द्वारा प्रयासपूर्ण रिझाने की कोशिश दिखती है। इसमें नायिका अपने अंग प्रत्यंग को दिखाकर नायक को अपने प्रति आकृष्ट करती है। और आचार्य देव ने तो संभोग सूचक भंगिमा को ही हाव का नाम दिया है तथा इसे एक 5वें भाव के रूप में भी उन्होंने देखा है। इसके विपरीत आचार्य शुक्ल का मानना है था कि हाव कोई अलग से भाव नहीं बल्कि एक विभाव है, और विभाव वह है जो भाव को जगा दे अथवा उद्दीप्त कर दे। इसी कारण शुक्ल ने इसे उद्दीपन विभाव का नाम दिया है। बिहारी भंगिमाओं, काम के लिए तथा नक्शिक वर्णन का एक अद्भुत सामंजस्य तैयार करके बिहारी सत्सई में हमारे सामने रखते हैं। श्रृंगार के वियोग पक्ष का भी चित्रण बिहारी ने किया है और उनकी कविताओं में वियोग पक्ष भी महत्वपूर्ण स्थान पाता है। आचार्यों ने वियोग अथवा विप्रलभ के 4 रूपों की चर्चा की है: पूर्वराग, मान, प्रवास और करुण। बिहारी करुण विरह को छोड़कर अन्य तीनों को अपनी रचना में जगह देते हैं। इनका विरह चित्रण रीतिमुक्त कवियों की तरह प्रेम की पीर से संबंधित नहीं है, बल्कि ऊहात्मक अथवा अतिशोक्तिपूर्ण है, जिसका हम पहले वर्णन कर चुके हैं कि फारसी की मसनवी शैली का जो ऊहात्मक वर्णन है वो बिहारी में हमें मिलता है। इस आचार्य शुक्ल ने इस ऊहात्मक विरह चित्रण को स्वाभाविक न मानकर इसे संयोग दशा की पूर्व पीठिका के रूप में देखा है।
उनके अनुसार वीर्य का यह ऊहात्मक चित्रण संयोग को और रुचिकर बनाने से संबंधित है। दीर्घकालीन वीर्य के पश्चात संयोग की गहराई और निखर कर आती है। बिहारी ने इसी प्रयोजन से वियोग चित्रण का सहारा लिया है। भक्तिकालीन रचनाकारों की जब हम बात करते हैं तो वो वियोग को प्रेम की परिपक्व दशा के रूप में देखते हैं। उनका प्रेम देह से शुरू तो होता है परंतु देह का अतिक्रमण भी कर देता है। इस प्रकार का प्रेम स्थूल शारीरिक न होकर भावनात्मक प्रेम है, जबकि बिहारी का प्रेम मात्र शारीरिक जरूरतों और उसी के अनुरूप शरीर के विन्यास बिखराव से जुड़ा हुआ है। इनकी नायिकाएं विरागनी में जलकर सूखती जाती हैं, जिनके विरह ताप से गुलाब जल की शीशी भी सूख जाती है, तथा विरह में जिनका क्रशगत शरीर सांसों के पेग पर सवार रहता है। भला इस प्रकार के चित्रण को ऊहात्मक ही तो कहा जाता है। कहा भय जो बिछरे मोह मन तो मन साथ, उड़ी जात कितह गुड़ी तक उड़ाए खात। दूसरा दोहा मैंने पहले ही पढ़ा है। तो बिहारी के मुक्तक का दूसरा स्वरूप उनके भक्तिपरक पदों में दिखाई पड़ता है। डॉक्टर नगेंद्र ने बिहारी की भक्ति को तत्कालीन सामाजिक प्रतिरोध से बचाने वाली भक्ति का नाम भी दिया है। उनके शब्दों में अतिशय श्रृंगार से उबकर ये कवि राधाकृष्ण तथा आध्यात्मिकता की ओर मुखर हुए। बिहारी की कविता में यह भक्ति सामाजिक कवच बनकर आती है। जिस प्रकार बिहारी का श्रृंगार विवादास्पद है, उनकी भक्ति भी विवादित है। उनके श्रृंगार अथवा प्रेम चित्रण को लेकर यह विवाद आज भी बना हुआ है कि बिहारी की श्रृंगारिकता दाम्पत्य जीवन से जुड़ी है या विशुद्ध रूप से दरबारी है। आचार्य शुक्ल ने कहा है कि यह प्रेम चित्रण दाम्पत्य मूलक नहीं हो सकता, क्योंकि वहां एक ही पति, एक ही पत्नी अथवा एक ही नायक व एक ही नायिका की चर्चा मिलती है। इसके विपरीत बिहारी की कविता में नायक तो एक ही है, लेकिन नायिकाएं बहुसंख्य है। बिहारी नागर अभिरुचियों से जुड़कर प्रेम के भी दरबारीकरण को अपनी कविता का आधार बनाते हैं। जहाँ तक इनकी भक्ति का प्रश्न है, वह भी शुद्ध आध्यात्मिक नहीं है। आचार्य शुक्ल ने व्यंग्य किया है कि आजकल आध्यात्मिक रंग के चश्मे बड़े सस्ते हो गए, जिसे पहनकर किसी भी श्रृंगारिक कविता को भक्ति परक पदों का नाम दिया जा सकता है। कुछ आलोचकों ने माना, जैसे डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, कि बिहारी की कविता में भक्ति सुख की परिवार से संबंधित है, जो पारिवारिक आवश्यकताओं के मुताबिक कुशल क्षेम से संचालित है। जो भी हो, बिहारी के भक्ति परक पदों में भी एक अद्भुत चमत्कार दिखाई पड़ता है। अर्थ की दृष्टि से तो ये पद प्रगल्भ है ही, इनमें रंग चमत्कार तथा प्रभाव वैशिष्ट्य की भी बेजोड़ भूमिका है। जैसे मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जा तन की झाई परे श्याम हरित दुति होई। बिहारी की मुक्तक का तीसरा स्वरूप उनके नीतिपरक पदों में दिखाई पड़ता है। नीतिपरक पदों को ही सूक्तियों का नाम दिया गया है। नीति का शाब्दिक अर्थ सामाजिक नैतिक सीख से है। अतः यह कहा जा सकता है कि इन नीतियों में उपदेशात्मकता चित्रित रहती है। नीतियों की शुरुआत संस्कृत साहित्य में भर्तृहरि से हुई। आगे चलकर इन्हें रहीम कवि ने और अधिक विकसित किया। रीतिकाल से पहले नीतिपरक तत्व रचनाओं में यत्र तत्र बिखरे दिखते थे। पहली बार रीतिकाल कवियों ने नीतिपरक सूत्रों को एक स्वतंत्र विधा के रूप में स्थापित करने का कार्य किया। वृंद, वैताल कवि और गिरधर राय की नीतिपरक सूक्तियों रीतिकालीन कवियों के लिए धरोहर के रूप में रही है। बिहारी पर यह आरोप है कि उन्होंने सिर्फ दरबारी जरूरतों को ध्यान में रखकर अपनी कविता लिखी। यहाँ आकर निर्मूल साबित होता है, जहाँ उनकी नीतिपरकता भी दिखाई पड़ती है, क्योंकि नीतियों का संबंध लोक कल्याण और जनमानस से ही माना जाता है। कुछ उदाहरण हम देख सकते हैं। नर अरुण नल नीर की गति एक कर जोय, जो जो ऊंचो ज्यो जो नीचो वह चले त्यो तो ऊंचो होय। आचार्य शुक्ल ने
बिहारी की भाषा को चलती फिरती आम बोलचाल की ब्रज भाषा का ही साहित्यिक रूपांतरण माना है। डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने बिहारी की कविता को समन्वयकारी भाषा से युक्त कविता का नाम दिया है, जिसमें अभिजात्यमूलक शब्दों के साथ साथ लोक बोली के तत्वों का भी समाहार देखा गया। इनकी भाषा में लाक्षणिकता, ध्वन्यात्मकता तथा चित्रात्मकता के साथ साथ अलंकारिक विधानों से युक्त पदों का एक तरफ रुझान देखा गया तो दूसरी तरफ जनजीवन के मेले ठेले, व्रत त्योहार और सरोकार से संबंधित तत्वों की बहुलता भी। आचार्य शुक्ल ने लिखा है कि बिहारी की कविता पर से यदि दरबारी रंग ओझल हो जाए तो साहित्य और समाज दोनों के लिए बिहारी की कविता बेहद उपयोगी है। धन्यवाद।